जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ फंक्शनल रिलेशन से जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टाइप के फंक्शन बनते हैं वो, और पैरामीट्रिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शनल रिलेशन में अगर कुछ दिया गया है तो जैसे कि यहाँ पे बोलो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ये कोई फंक्शनल रिलेशन है। मतलब जी ऑफ एक्स जो है किसी दूसरे फंक्शन से रिकर्सिवली जी ऑफ एक्स बन रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ये बात समझ में आती है कि आपको? अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो स्लोप का पैटर्न बनेगा इस एफ ऑफ एक्स का, वो क्या होना चाहिए, हमेशा बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। ये बात समझ में आई थी आपको? ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स नहीं। एफ ऑफ एक्स तो अपने को अभी कोई आइडिया नहीं है ना उसके बारे में। तो एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा ये हमको अभी मालूम चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जीरो से लेकर वन तक की बात ही है, इसके बाहर जाना नहीं है हमको। ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स के इंक्रीजनेस और डिक्रीजनेस का अपने को ये बताना है। तो ये जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा एफ एक्स, फिर प्लस होगा एफ ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। सही है, और वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया प्लस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स होगा और माइनस वन होगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब तुमको चाहिए क्या, अगर तुम्हारा फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब उसका जो एफ डैश जी डैश ऑफ एक्स है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सही है, यही तो होता है ना। या इक्वल्स टू जीरो भी चलेगा, इक्वल जीरो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसका मतलब अब तुमको सीधी सीधी जी डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू है ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस कितना आएगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। इसका जो वैल्यू आएगा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सही है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा कंडीशन, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। सही है क्या? अब यहाँ पे तुमको ये एफ डैश ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन है, एफ डैश का रिलेशन है। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है तुम्हारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ से एफ और यहाँ से एफ डैश को उड़ा सकते हैं। उड़ाने के बाद जो वेरिएबल का साइन रहेगा और जो ओरिजिनल फंक्शन का साइन रहेगा, मतलब जो फंक्शन का जो साइन रहेगा और वेरिएबल में जो साइन रहेगा वो जैसे कि वैसे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है एफ डैश ऑफ एक्स एक्स, इसलिए। तो ये जो एक्स है इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा टू एक्स और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से तुमको मिल गया क्या, एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन बाई टू। सही है क्या? मतलब एक्स की वैल्यू अगर वन बाई टू से ज़्यादा होती है तब जाके जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वन बाई टू से कहाँ तक जाएगा, ये जीरो से लेकर वन तक की बात चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, ये वन बाई टू से लेकर स्टार्ट होके वन तक जा सकता है। वन को तो उसको ओपन ही रखना है, टू को चाहे तो तुम क्लोज कर सकते हो। तो इस वाले इंटरवल के लिए वन बाई टू से लेकर वन तक के बीच के लिए, वन बाई टू से लेकर वन तक के बीच के लिए जो फंक्शन होगा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होगा। सही है, इस वाली केस के लिए क्या होगा, ये फंक्शन सॉरी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग क्या के लिए क्या होना चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू रख दो, ये क्या होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स, और इसका आंसर होना चाहिए लेस देन और इक्वल जीरो। इस भाई साहब को उस साइड लेके जाओ, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन का लेस देन और इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स बराबर। तो ये हुआ वन माइनस एक्स। तो अब सीधी सीधी बात है, एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स का लेस दैन वन माइनस एक्स, एफ डैश निकलने के बाद जो वेरिएबल में साइन रहेगा वो वही सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू है वहीं पे ज़्यादा आंसर आएगा।
फंक्शन का। तो ये कितना हुआ फिर, ये 2x की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से तुम्हारा x निकल गया, कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। सही है, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा, x की वैल्यू मिल गई तुमको कितना, अगर 1/2 से कम है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से लेकर, क्योंकि हमको 0 से 1 तक के बीच में देखना था। तो 0 से लेकर 1/2 के बीच में क्या होगा फंक्शन, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो प्रॉब्लम है, क्या बोला था कि ये जी ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बोला था। तो फाइनल कमेंट क्या है कि जो फंक्शन है सिर्फ 0 से लेकर 1 तक के बीच में देखना था तुमको। तो 0 से लेकर ये अगर तुम्हारा 0 है और अगर ये 1/2 है और यहाँ पे अगर 1 है, तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर कहाँ तक, 1/2 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। और 1/2 से लेकर 1 तक फंक्शन कैसा इंक्रीज हो रहा है। अब ये 1/2 जो है ये बाउंड्री पॉइंट है, मतलब यहाँ से शायद 0 से लेकर ये 1/2 तक डिक्रीज होते गया, और ये 1/2 क्या होता है कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है डिक्रीज का, फिर यहाँ 1/2 से लेकर आगे इंक्रीज होगा। तो ये जो 1/2 है इस पे, इस साइड पे भी इंक्लूड कर सकते हो तुम और इस साइड पे भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिस्टम होगा, 0 से लेकर 1/2 तक डिक्रीज करेगा और 1/2 से लेकर 1 तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम टाइप का एक प्रॉब्लम दिया है, जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ लॉग एक्स है प्लस एफ ऑफ 2 माइनस लॉग एक्स है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है लेस दैन 0 है और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक के बीच में है, और अपने को ही करना है कि जी ऑफ एक्स इंक्रीज कब है वो बताना है। तो सेम लॉजिक है वैसे, अगर तुम्हारे पास क्या बोला है कि एफ डबल डैश एक्स जो है अगर ये लेस दैन 0 है, यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होता है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ये डिक्रीजिंग है, बस फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कब है ये अगर तुमको निकालना है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जी डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये होगा एफ डैश ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, एफ डैश ऑफ 2 माइनस हो जाएगा लॉग एक्स। ओके, और 2 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 का तो 0 होगा और लॉग एक्स का कितना आ जाएगा 1/x। इसका जो बेस है बाय डिफ़ॉल्ट में ई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलस में जो बेस होता है लॉग का वो ई होना चाहिए, तो अभी जाके इसका मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। लॉग 10 अगर होता है इसका बेस, तो लॉग एक्स टू द बेस 10 का जो डेरिवेटिव होगा पहले उसका लॉग का बेस 10 करना पड़ेगा, बाद में उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ई ले लेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 10 दिया दिया तो फिर उसका बेस ई कर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये बन गया फिर, तो क्या क्या है देखो, ये शायद ऐसा बन गया कि एफ डैश ऑफ लॉग एक्स है यहाँ पे। ओके, और ये माइनस वाला साइन मैं यहाँ पे लगा दूँ तो एफ डैश ऑफ हो जाएगा 2 माइनस लॉग एक्स। मैं ऊपर की एडिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के नीचे भी क्या है, एक्स है, इसलिए। तो ये हुआ तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स। एक्स कितना है वैसे, 0 से लेकर 3 के बीच में है, 0 से लेकर 3 के बीच में, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है ना वो तो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। इसको तो अब सोचो सोने तुम, ये तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ, अगर ये -3 से लेकर 0 तक के बीच में होता तो क्या हो जाता है कि ये हमेशा नेगेटिव ऐसा मान के लेते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले का साइन अब क्या होना चाहिए था, ये नीचे तो नेगेटिव है, अगर जी डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए था। और यहाँ पे कैसा है फिर, अब यहाँ पे अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला का जो साइन है वही तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स का साइन होगा। यहाँ तक समझ में आती बात आपको। ठीक है, तो तुमको क्या चाहिए कि तुमको चाहिए जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब साफ साफ है अब जी डैश ऑफ एक्स जो होना चाहिए ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, जी डैश ऑफ एक्स कितना है, एफ डैश ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 माइनस होगा लॉग एक्स। ओके, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, एक्स, और इसका जो आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब ये जो एक्स है वो कितना है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो बस ये तो इस साइड जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में जिसका साइन मालूम होता है हम लोगों को उससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसका साइन पता नहीं होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। सही है, ये तो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा और साइन का जैसे कि वैसे रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ कितना हो गया, लॉग एक्स। ठीक है, माइनस कितना हो गया, एफ डैश ऑफ 2 माइनस लॉग एक्स। अब इसको तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी यहाँ पे,
इस टर्म से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ लॉग एक्स का साइन मालूम नहीं है तुमको कितना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मालूम था इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसको तो तुमको सीधा सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ हो गया कितना, लॉग एक्स, और ये गर्दन और इक्वस्ट हो जाएगा एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस लॉग एक्स, ऐसा होगा। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है, फंक्शन है बराबर ना, दोनों तरफ एफ डैश ऑफ है, तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। जैसे इस फंक्शन को उड़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ लॉग एक्स, मतलब जो वेरिएबल है वो बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस लॉग एक्स, ये बचेगा। सही है, यहाँ से सिर्फ लॉग एक्स बचा, यहाँ पे से 2 माइनस लॉग एक्स बचा। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश उड़ने के बाद, एफ डैश ऑफ उड़ने के बाद साइन क्या रहेगा, पलटेगा नहीं पलटेगा, वो डिपेंड करेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो साइन जैसे वैसे हो जाता, लेकिन यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका साइन जो होगा, जो भी यहाँ पे साइन होगा उसका उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे अगर गर्दन था तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। सही है, ये वाला भी आपको चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हमने साइन बदल दिया। ठीक है, ओके, तो आप सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस 2 टाइम्स लॉग एक्स होगा इधर आके, और ये लेस देन और इक्वल्स टू 2 होगा, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और ये कैसा है भी, लॉग एक्स टू द बेस, इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस हमने ये ले लिया था, और ये होगा 1, तो एक्स के लिए कितना आ जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू ई का पावर 1 होगा। क्योंकि बेस अगर ई होता है तो साइन बदलता नहीं, जैसे वैसे होता है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जब ई से कम होगी तो जाके तुम्हारा फंक्शन जो होगा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ई से तो कम है, लेकिन मिनिमम कितना होगा इसका, 0, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक के बीच में देखना था ना, और 0 को तो उसने क्या किया था, ओपन किया था, तो ये ई को तुम क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे इक्वल भी लिखा है ना वैसे, तो 0 से लेकर ई तक हो गया तुम्हारा। सही है, तो 0 से लेकर ई तक के बीच में फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीज कर रहा है बराबर ना। यहाँ से अगर इंक्रीज के लिए चाहिए तुमको, तो 0 से लेकर ई तक के बीच में, ये ओपन और ये क्लोज, ये होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर तुमको डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा ये बताना है, तो बस अब इसके बाहर डिक्रीजिंग करेगा बराबर क्या, ई से आगे और 3 तक, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा, ई से लेकर 3 तक के बीच में, ई को क्लोज कर सकते हो और ई 3 को ओपन करना पड़ेगा। तो इस वाले इंटरवल में तुम्हारा क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, और इस वाले फंक्शन, इस वाले केस में तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सही है, तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 टाइम्स tan x प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 इन 0 से लेकर π/4। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ tan x प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2, 0 से लेकर π/4 के बीच में इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो क्या कर सकते हो तुम, इसको ग्राफ बना दो 3 tan x प्लस एक्स क्यूब का, और इधर इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बना दो, एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं वो देख लो। लेकिन ग्राफ बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला टाइप कौन सा है, 3 tan x, और दूसरा कौन सा है, एक्स क्यूब है। मतलब तुम्हारा जो जनरल तरीका था क्या था, एफ एक्स इक्वस टू कितना था, ये 3 टाइम्स ऑफ tan x बराबर, ये था 3 टाइम्स ऑफ tan x, और इधर कितना था, प्लस एक्स क्यूब। ये तुमको इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स इक्वस टू करना पड़ेगा 2, इसका इसका ग्राफ निकालो और इसका ग्राफ निकालो, और चेक करो एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। ये तुम्हारा एक सीधा तरीका था। ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, अलजेब्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक और चीज़ क्या पॉसिबल थी कि ये एक्स क्यूब को भी इधर लेके जाते हैं हम लोग, मतलब इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ tan x, और इक्वल्स कितना हो जाता है ये 2 माइनस एक्स क्यूब। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, tan x का ग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग, और उसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 2 माइनस एक्स क्यूब का भी ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट करे वो भी देख सकते हैं। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इधर साइड ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, और इस साइड पे कोई अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो दोनों का ग्राफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो ये काम कर सकते हैं ऐसा, या फिर और क्या तरीका है कि इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ tan x -2 होगा, और इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब। ये भी कर सकते हैं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ tan x -2, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होगा इस साइड का, और इस साइड का पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में तो हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए तो तुम छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, तो कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तुमको क्या मालूम होना चाहिए, tan x मालूम होना चाहिए।
tan x का ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, बराबर। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, -π/2, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा, +π/2। लेकिन उसको चाहिए कितना, 0 से लेकर π/4 के बीच में। तो π/4 मतलब इसका ये वाला पार्ट, मतलब इसका बीचों बीच वाला। तो 0 पे तो कितना आ गया तुम्हारा 0, π/4 पे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया 1। तो 0 से लेकर π/4 के बीच में कितना आ गया, 0 से लेकर π/4 के बीच में 0 से लेकर 1 तक, ये है tan x का ग्राफ, इतना, बराबर है क्या। लेकिन इसको तुमको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। मैं इसका ग्राफ निकाल रहा हूँ, मतलब एक साइड से इसका ग्राफ निकालूंगा, एक साइड मतलब एक ग्राफ ये निकालूंगा, दोनों कितनी बार कट कर रहे हैं वो चेक करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तक जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है मैं उतना ही इंस्टेंट निकालता हूँ 0 से लेकर π/4 के बीच का। तो ये 0 है, और ये अगर तुम्हारा π/4 होगा, और अगर समझो ये अगर तुम्हारा 3 है, तो π/4 पे वैल्यू कितना आएगी, अभी 3 आ जाएगी, और 0 से लेकर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। ये π/4 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 0 पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना है, ये है y = 3 टाइम्स ऑफ tan x, ओके। अब दोबारा इधर, अब किसका ग्राफ निकालना है, 2 - x³ का। इसमें 2 जो है ना कांस्टेंट है, उसके बारे में सोचो नहीं। y = x³ का ग्राफ निकालना, ये तुम्हारा मेन टास्क है, बराबर ना। तो y = -x³ कितना होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग वाला, सही है, ये वाला होगा। तो तुम्हारा 0 से लेकर π/4 ही चाहिए ना, ये होगा π/4। तो 0 पे तो कितना आ गया, 0, π/4 पे तो ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब ये है y = x³ का ग्राफ, -x का ग्राफ, बराबर क्या। तो इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये जो 0 था ना, अब जाएगा 2 पे, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो π/4 पे वैल्यू, π/4 कितना होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है, मतलब 3.14 / 4 कितना आ रहा है, ये 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है। और लेकिन ये माइनस में आएगा 0.7, तो ये जो है पॉइंट कौन सा है, -0.7 है। तो इसमें जब 2 ऐड करें तो कितना आएगा, 1.3 के आसपास आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है पॉजिटिव में चला जाएगा। तो कुल मिला के बात आप कैसी होगी, देखो ऐसी होगी। चलो ये हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, फेयर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा x और y एक्सिस, और ये है तुम्हारा 0, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तुम्हारा है π/4, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तुम्हारा 1 है, और यहाँ पे कहीं तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा कि ये पॉइंट तक आएगा यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट होगा 0 वाला, ये पॉइंट अब यहाँ पे जाने वाला है ना, तो ये ऊपर आएगा। और ये कौन सा पॉइंट था वैसे, ये था -0.7 के आसपास। और ये कब आएगा, जब 2 ऐड कर देंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये आएगा 1.3 पे। तो मतलब 1.3 मतलब यहाँ तक कहीं आएगा, ये यहाँ तक, यहाँ पे कहीं रहेगा ये। तो बस तुम्हारा ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है वैसे, ये है, इतना जो ग्राफ है वो किसका मतलब पार्ट है, ये मैं इधर लिख देता हूँ इसका। ये है y = 2 - x³, ये ग्राफ है, ठीक है, ओके। ये होगा तुम्हारा किसका, ये y = 2 - x³ का। मतलब इस राइट साइड का तुमने ग्राफ बना लिया। अब लेफ्ट साइड पे कितना था, 3 टाइम्स ऑफ tan x था। तो 3 टाइम्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और π/4 पे 3 तक जा रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे 3 कहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, ये 3। चलो मान लेता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा 3 है, तो मतलब π/4 पे तो कितना आएगा तुम्हारा, 3 आएगा, और 0 पे कितना आएगा, 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ग्राफ तुम्हारा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है तुमको कि बीच में तो कट करेगा ही करेगा इसको, एक बार यहाँ पे एक बार कट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ग्राफ, और ये कैसा है कि 2 से लेकर, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन कहाँ कहाँ से पास कर रही है, ये दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ये पॉइंट जो है कहाँ पे, यहाँ पे ही है। ये पॉइंट भी यहाँ पे है। अगर समझो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ग्राफ, और यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है, तो बीच में तो इसको कट करना ही है ना एक बार कट होगा तभी जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये यहाँ तक, मतलब ये ग्राफ इधर आ सकता है और ये ग्राफ इधर जा सकता है। तो इसका मतलब एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये दोबारा मतलब ऐसा, ये नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा, भी ऊपर नहीं जाएगा, और ये ऊपर जाए तो नीचे कभी आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कट करेंगे तो एक ही बार कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन कितने होंगे, फिर एक ही होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होना चाहिए, एक होना चाहिए, बराबर है, ओके। ये तो एक पहला तरीका ये था तुम्हारा डायरेक्ट ग्राफ से। यहाँ पे हमने कोई डेरिवेटिव वगैरह यूज़ नहीं किया है हमने, बराबर ना।
अगर तुमको चाहते हो कि मतलब ये डेरिवेटिव का फील नहीं आ रहा है और तुमको डेरिवेटिव से ही करना है, तो हम लोग डेरिवेटिव से भी वो वाला मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड। तो डेरिवेटिव से कैसे करना है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 10x होगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा x³ और इक्वस्ट कितना था, माइनस इक्वस्ट था 2, और तुमको देखना है कहाँ से, 0 से लेकर π/4 के बीच में देखना है इसका सोल्यूशन है या नहीं है, बराबर ना। तो तुमने क्या किया, फंक्शन बना लिया, समझो f(x) बना लिया। कैसे बना लिया, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ 10x, बराबर, प्लस हो जाएगा x³ और ये होगा -2। तुमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या करने वाला हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ये 3 टाइम्स हो जाएगा सेक का स्क्वायर x, बराबर, फिर आएगा 3 टाइम्स ऑफ x²। ओके, तो ये हो गया। अब देखो 0 से लेकर π/4 के बीच में तुम क्या रख रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ सेक का स्क्वायर x प्लस 3x², ये आ गया तुम्हारा f'(x). और तुम अगर 0 से लेकर π/4 अगर इसमें रख देते हो तो ये तो x पॉजिटिव है, बराबर है। और ये पॉजिटिव है, या फिर पॉजिटिव नहीं भी होता तो भी, लेकिन यहाँ पे देख लो ये x का स्क्वायर है और यहाँ पे सेक का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो सारे दोनों के दोनों वैल्यू स्क्वायर में है और बीच में प्लस भी लगाया हुआ है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इसका f'(x) जो है वो कितना आएगा, >0 ही आएगा, =0 भी नहीं आ सकता, बराबर क्या, क्योंकि 0 से लेकर π/4 के बीच में कोई भी 0 तो होगा ही नहीं वैसे भी, बराबर क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये है कि f(x) जो है तुम्हारा, ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये समझ में आ रही बात आपको, f(x) जो होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, किसके बीच में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/4 के बीच में, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और तुम्हारा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 10x माइनस माइनस नहीं प्लस x³ और -2, अगर ये तुम्हारा फंक्शन है, तुमने क्या निकाला, f(0) की वैल्यू निकाल दिया। ये 0, ये 0 तो f(0) की वैल्यू निकाल दिया तुमने, कितना आया, f(0) की वैल्यू आ गई -2। अब निकाल दो f(π/4) की वैल्यू। ये क्यों निकाल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा तुमको। अब π/4 वैल्यू कितना आएगा, tan π/4 तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये कुछ भी होगा π/4 की वैल्यू हो जाएगी इसका पावर 3 और ये आएगा -2, मतलब ये आया 1 + π³ / 64, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो f(π/4) की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव और f(0) की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। आप मतलब इसका जो सेंस समझ रहे हो इस ग्राफ का, ग्राफ कैसा है, बिहेवियर इसका ग्राफ का कैसा है, इंक्रीजिंग है, बराबर क्या। 0 से लेकर π/4 के बीच में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो कुछ निगेटिव आ रही है, π/4 पे जो वैल्यू आ रही है वो कुछ पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ग्राफ जो है ना, और एक बात देख लो, ये है। और दूसरी बात क्या है कि ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ 10x 0 से π/4 के बीच में हमेशा कंटिन्यूस है, x³ भी कंटिन्यूस है और 2 तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस अगर है और एक वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, एक वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ग्राफ तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इंक्रीजिंग है। तो कैसे भी होगा, कैसे भी अगर इसको ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तो ज्वाइन करेंगे, तो कैसे भी अगर ज्वाइन करेंगे तो कम से कम एक बार तो ये x को कट करेगा ही नहीं, करेगा, और एक ही बार कट करेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं कट करेगा। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो हर एक वैल्यू तो एक एक बार ही आने वाली है, बराबर है क्या। इसलिए इस फंक्शन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, इस इक्वेशन के सिर्फ एक ही आएगा, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, सही है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, एक तो तुम ये वाला ग्राफ वाला मेथड अप्लाई करो, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। सही है, समझ में आ रही बात आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाती है तो कैसे करना है। अब फंक्शन y इक्वल्स टू f(x) इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिकली एज फॉलोज, x इक्वल्स टू ये कुछ t का पावर 5 के बीच में है, y इक्वल्स टू 4t³ है ऐसा, और t की वैल्यू -2 से +2 के बीच में है। तो अपने को इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा ये हमको ढूंढना है, ठीक है। तो t के टर्म में दिया तो t के टर्म में ढूंढेंगे हम लोग भी, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा फिर तुमको, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये ढूंढने के लिए इसका dy/dx निकालना मस्ट है, बराबर क्या। और dy/dx निकाल के इसका अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब y जो होगा वो होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग, बराबर। और अगर dy/dx तुम्हारा क्या आता है, <0 आता है, तो तुम्हारा जो y है कितना होगा, ये होगा डिक्रीजिंग। ये बात सीधी सीधी है, ठीक।
ठीक है। तो तुमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले dy बाई डी एक्स। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे करेंगे, dy बाई डी टी पहले निकालेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 12 टाइम्स टी स्क्वेयर, माइनस हो जाएगा 6 टाइम्स टी, और ये होगा -18, डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, ये होगा 5 टाइम्स होगा t⁴, फिर यहाँ पे कितना आएगा 15 टाइम्स हो जाएगा टी स्क्वेयर, और ये होगा माइनस हो जाएगा 20। सही है, ओके। इसके बाद अब देख लो क्या करेंगे, बस फैक्टर बनाते जाओ ऊपर वाले के और नीचे वाले के। तो ऊपर वाले के फैक्टर कितना बनेंगे, शायद उसमें से 6 कॉमन निकलेगा क्या, 6 निकाल दो पहले, तो कितना आएगा 2t² माइनस हो जाएगा कितना t, और यहाँ पे आएगा -3। फैक्टर तो बन गए ऊपर के, -3 और 2 बन गया, और यहाँ से 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा t⁴, और यहाँ पे आएगा -3 t², और हो जाएगा कितना 4, क्या सही है, -4 होगा। तो सीधा सीधा ऊपर के तो फैक्टर बन गए कितने, इसको तो अलग से सॉल्व कर लो, 2t² माइनस हो जाएगा 3t प्लस हो जाएगा 2t, और होगा -3। सही है, तो t जब कॉमन ले लिया तो 2t -3, और यहाँ से +1 जब कॉमन ले लेंगे तो 2t -3 हो जाएगा। मतलब होगा एक फैक्टर t+1 और दूसरा फैक्टर होगा 2t -3। सही है, और नीचे कितना है, नीचे t⁴ है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट इसके फैक्टर ही बना लेंगे यहाँ पे। तो इसके जब फैक्टर बना दिया तुमने तो कितना आ जाएगा, -4 एक आएगा और +1 एक आएगा। तो दोनों के जो फैक्टर है अब लिख लेते हैं हम लोग। तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा कितना, ये होगा t+1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2t -3, ये ऊपर के फैक्टर हो गए। नीचे के फैक्टर क्या होंगे, ये 5 का 5 होगा, और ये होगा t² माइनस हो जाएगा 4, और t² प्लस हो जाएगा 1। सही है, और कुछ फैक्टर बन सकते हैं क्या, बिल्कुल नीचे वाले के और एक बन सकते हैं t⁴ के, मतलब t² -4 के फैक्टर बन सकते हैं, तो वो भी बना लेते हैं। तो t+1 2t -3, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 टाइम्स होगा t-2, और होगा t+2, और ये होगा t² + 1। इसके फैक्टर नहीं बन सकते तो इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्या, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर है क्या। तुमको क्या करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ये तुमको ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सबकी क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले ऊपर की क्रिटिकल पॉइंट कितना है, टी की वैल्यू -1, और कितना आया, टी की वैल्यू आ गई 3/2। फिर नीचे से टी की वैल्यू कितना आ जाएगी -2, और टी की वैल्यू कितना आ जाएगी +2, और t² + 1 ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो इसको अपने अपने कर क्रम में इसको अरेंज कर लो इस नंबर लाइन पे। तो -2, फिर -1, फिर कितना है 3/2, फिर कितना है +2। ओके, तो ये हो गए। तो यहाँ से एक इंटरवल, यहाँ का एक इंटरवल, यहाँ से एक इंटरवल, और यहाँ से एक इंटरवल। सारे जो फैक्टर्स है टी उसमें पहली बार आया तो ये होगा प्लस, फिर ये होगा माइनस, फिर ये होगा प्लस, फिर ये होगा माइनस, फिर ये होगा प्लस। सही है, तो ये है टी के लिए ना, और टी की वैल्यू वैसे कितना था, -2 से +2 था ना। ओके, तो बस -2 से +2 के बीच में देखना था तुमको। तो ये हुआ तुम्हारा -2, और ये हुआ +2। तो ये बस इसको इग्नोर मार लो, तुम इसको इग्नोर मार दो, तो इसके बीच में देख लो अभी। तो तुम्हारा जो फंक्शन जो है इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। तो ये रहा तुम्हारा साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब -1 से लेकर 3/2 के लिए, बराबर क्या, यहाँ पे क्लोज लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा इधर भी कवर कर सकते हो तुम, इधर भी कवर कर सकते हो। सिमिलरली ये पॉइंट इधर भी कवर कर सकते हो, इधर भी कवर कर सकते हो, लेकिन ये नीचे नहीं होना चाहिए। -1 नीचे तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, तो चलो इसको कवर कर सकते हैं। तो -1 से लेकर 3/2 तक के बीच में क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। और ये वैसे एक्स की वैल्यू नहीं है, ये टी की वैल्यू है। तो t बिलोंग्स टू -1 से 3/2 के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और डिक्रीज कब करेगा, इसके बाहर, मतलब क्या, t बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1 तक। इसको तो ओपन ही रखना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा। और यूनियन होगा 3/2 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। इस वाले इंटरवल में तुम्हारा क्या होगा फंक्शन, ये डिक्रीजिंग होगा और ये इंक्रीजिंग होगा। समझ मेरी बात आपको। ये तो है तुम्हारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू नहीं है, टी की वैल्यू है। और तुमको एक्स की वैल्यू निकाल देना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स की टी की वैल्यू -1 जो है ना, यहाँ पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे। और तुमको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर निकालना चाहे तो निकाल दो, कितना आएगा 1, ये होगा -5,
ठीक है। फिर ये 20, ये होगा -25 + 8 कितना होगा 17। तो एक्स की वैल्यू कितना होगी, इसके करस्पॉन्डिंग 17 है। अच्छा -1 है क्या, तो -1 रख दो फिर इसमें। तो -1 जब रखेंगे तो ये होगा -1, ये होगा +5 और ये होगा +20 और प्लस हो जाएगा 7। तो बहुत बड़ा आ जाएगा फिर, तो कोई बात नहीं। चलो 25 + 7 मतलब 32 - 1 31। मतलब इसको अगर एक्स के टर्म में लिख देना है और इसको एक्स के टर्म में लिख देना है तो ये एक्स कितना होगा, -1 पे आ गया 31, बराबर ना। और 3/2 पे तो निकालना पड़ेगा फिर, अब 3/2 पे निकाल के देख लो। 3/2 पे कितना आएगा, ये बहुत बड़ा होगा क्या ये। छोड़ो, तो मतलब यहाँ से निकालना पड़ेगा वैल्यू आपको, ठीक है। तो 3/2 पे भी निकालना पड़ेगा, -2 पे निकालना पड़ेगा और 2 पे निकालना पड़ेगा, तो ये एक्स के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात आपको। तो ऐसे आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म में भी अगर दे दिया है तो तुम इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजनेस कितना है उसका तुम यहाँ से बोल सकते हो। बस साइन सिस्टम देखना पड़ेगा dy/dx के लिए, ठीक है। कुछ और है क्या, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। dy/dx निकाल देना है और क्रिटिकल पॉइंट लेके उसका नंबर लाइन पे इसका साइन सिस्टम देखना है। ये ध्यान रखोगे टी की वैल्यू सिर्फ <0 के लिए बताना है तुमको, ठीक है। तो ये कर लो फिर आप, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।